हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल हट में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। इससे पहले डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उतना देखने के बाद आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला सीखा था इससे पहली वाली वीडियो में, उसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस के आपको इस चैप्टर में कुल 4 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं ये चारों एप्लीकेशन, आइए देखते हैं। पहला एप्लीकेशन आपको पढ़ना है टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। मतलब आपको किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी भी एक यूनिट ऑफ सिस्टम में दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस वैल्यू को आप किसी दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में चेंज करके बताइए कि कितनी आएगी। अब कैसे चेंज होगा, आगे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं और एप्लीकेशंस के बारे में। तो सेकंड एप्लीकेशन जो हमें पढ़ना है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन दिया होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और राइट हैंड साइड में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और दोनों को हमें चेक करना होगा क्या जो रिलेशन लिखा हुआ है दोनों के बीच में, दोनों साइड के बीच में, ये करेक्ट है या नहीं है। तो इनकी करेक्टनेस हमें चेक करनी होगी। कैसे चेक करेंगे, आगे इसकी भी बात करेंगे। पहले तीसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाएंगी और इसमें रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या रिलेशन है। बस इतना बता दिया जाएगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, यही हमें फाइंड करना होगा। और चौथा एप्लीकेशन हमारा क्या है टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसमें हमें कोई एक इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन में कोई एक या दो या तीन, चाहे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो हमें पता होगा, उनकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं या दी गई होगी, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी डायमेंशन हमें पता करनी होगी सॉल्व करके। तो हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके उन फिजिकल क्वांटिटीज जो कि अननोन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन हम पता कर सकते हैं। तो ये चारों एप्लीकेशंस आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आइए बारी बारी से हम एक एक एप्लीकेशन को अप्लाई करके देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। मतलब इसमें आपको किसी एक यूनिट में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दी होगी और आपको उसे कन्वर्ट करना है किसी दूसरी यूनिट में। कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज P की वैल्यू गिवन है किसी एक यूनिट में। कौन सी है वो वैल्यू, N1। तो N1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन एनी यूनिट्स। मान लेते हैं वो यूनिट U1 है। तो N1 U1 एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू हुई। अब उसी वैल्यू को, सेम वैल्यू को अगर हम किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करें, तो U1 से अगर हम कन्वर्ट करें U2 में, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है N1 वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा N2 में। चेंज तो हो गया, लेकिन ये दोनों है क्या, दोनों सेम वैल्यू को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही तो थी। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू थी उसी को तो हमने दूसरी यूनिट में चेंज किया है, कन्वर्ट किया है, तो दोनों बदल थोड़ी जाएगी, दोनों इक्वल है। मतलब ये जो है ये भी P है और यहां से हम कह सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हमें N1 गिवन है, U1 पहली यूनिट, U2 दूसरी यूनिट जिसमें कन्वर्ट करना है और N2 हमें यही फाइंड करना है कि कन्वर्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना होगा। तो मेनली हमें यहाँ पर N2 की वैल्यू निकालनी होगी और N2 की वैल्यू हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं, N1 U1 अपॉन U2।
इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं लिखूँ U1 को अगर हम डायमेंशन में चेंज करें, MLT जनरल इन सब के फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा पहली यूनिट से, मतलब M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी पावर पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे पावर्स भी आ जाएंगे, लेकिन हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ऐसा करने के बाद जो ऊपर वाली यूनिट है, पहली यूनिट U1, हम उसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे और नीचे दूसरी यूनिट रखते चले जाएंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये अप्लाई करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, कौन सा, कन्वर्ट 1 न्यूटन। न्यूटन आपको पता ही होगा क्या है, एक तरह का फोर्स है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो हमें एक फोर्स दिया है वह 1 न्यूटन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू डाइन। हमें 1 न्यूटन में बताना है कि कितने डाइन आएंगे। तो न्यूटन एक तरह की यूनिट है, डाइन दूसरे तरह की यूनिट है, दोनों ही फोर्स की ही यूनिट। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एक सिस्टम में हमें यूनिट दी है, इसको दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है आइए देखते हैं। तो जो हमें गिवन यूनिट है वो किस सिस्टम में है, न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम जो है आई है वो एमकेएस सिस्टम से ही। एमकेएस सिस्टम का समझ लीजिए थोड़ा मॉडिफाइड रूप है एसआई सिस्टम। ठीक है, और डाइन यूनिट फोर्स की ही है, लेकिन किस सिस्टम में, ये है सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन या न्यूटन, 1 न्यूटन में ये भी होता है, 1 न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके कहने का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट कीजिए डाइन में, मतलब सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो N1U1 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट ये लिख दे, यहाँ तक तो आप जान ही चुके हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। फिर क्या करना होता है, आता ये है, तो N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। U1 मतलब पहली यूनिट, ये ऊपर वाली एमकेएस सिस्टम में जो दिख रही है, और U2 मतलब ये डाइन में जो कन्वर्ट करना है वो वाली यूनिट, मतलब सीजीएस सिस्टम की यूनिट। तो N2 हमें निकालना है। देखिए N1 ये दिया हुआ है, कितना न्यूटन, 1, यही नंबर है N1 का। तो N1 की वैल्यू हमें 1 गिवन है। ठीक है, U1 देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर इसकी डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन मैं बता देता हूं, MLT-2। MLT-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इसमें आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, तब आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ, क्योंकि MLT-2 रखनी है, तो M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, देखिए M हो गया, L हो गया, T-2 चाहिए, मतलब T1 अपॉन T2 की पावर -2। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, M1 किस में था, किलोग्राम, रख देंगे किलोग्राम, अपॉन M2 किस में कन्वर्ट करना है, डाइन का मतलब सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम का क्या कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम। ऐसे ही L1 लेंथ इसमें क्या था, मीटर, जबकि सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह टाइम एमकेएस सिस्टम में सेकंड, और T2 मतलब सीजीएस सिस्टम में वहाँ भी सेकंड ही होता है, इसकी पावर -2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, N2 इज इक्वल टू, अब ये बार बार 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, kg अपॉन जी। देखिए दोनों सेम यूनिट में आपको करना है। ठीक है, चाहे इस ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कीजिए, चाहे इस किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करिए। तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kg में कितने ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, ये हो जाएगा। ऐसे मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। और ये सेकंड का सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 की पावर -2,
1 की पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पहले से ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा और n2 दे देगा। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचेगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1 आ जाएगा 10 की पावर 5। और किस में चेंज हो गया? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में हम डाइन लिखेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा, ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी एक इक्वेशन को चेक करना, ये करेक्ट है या नहीं है, ये होगा दूसरा एप्लीकेशन। कैसे चेक करेंगे? इसमें कोई एक इक्वेशन होगा, उसके दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड में कुछ ना कुछ हमें फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी और इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन बताया गया होगा। हमें चेक यही करना होगा कि क्या ये रिलेशन जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में बताया गया है ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जानना होगा, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल हमें जानना होगा, समझना होगा ये होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ एवरी टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब आपके सामने अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिखूं, सपोज एक इक्वेशन z इज इक्वल टू ax प्लस b, इधर कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है जहां पर ये सारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और कांस्टेंट हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स, हर एक टर्म्स की डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, दोनों ही साइड में जो डायमेंशन होगी टर्म्स की हम बात करेंगे, एक टर्म्स की डायमेंशन वो आपस में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ z must be equal to dimension of ax and it's also equal to the dimension of b। हर एक टर्म्स की डायमेंशन दोनों साइड में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसी का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को चेक करेंगे, उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, वो इक्वेशन सही है या नहीं है। तो इस प्रिंसिपल से हम पता लगा सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दे रहा हूं, इसको इरेज कर देता हूं, जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कुछ जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है। खैर, जो इसे नहीं भी पहचानते हैं तो इसको हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है। इक्वेशन की करेक्टनेस हमें चेक करनी है। तो इसके लिए इस इक्वेशन में हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई पड़ रही हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमें गिवन है, हमें उसकी डायमेंशन आनी चाहिए। अगर डायमेंशन आपको नहीं आती है, याद नहीं है डायमेंशन, या ये नहीं पता है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, कैसे डायमेंशन निकाली जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उसमें डिटेल में बताई गई है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, या याद होनी चाहिए आपको डायमेंशन, और लाके इसमें बस पुट करना है। जैसे हमको v दिख रहा है, व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, v किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L(t)-1। ओके, व्हाट इज u? u इज ऑल्सो वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो u भी तो एक तरह की वेलोसिटी ही हुई, तो इसकी भी डायमेंशन L(t)-1। और क्या यूज हुआ इसमें? 2 कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, 2 एक कांस्टेंट है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है,
ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो 2 को तो हम छोड़ दे रहे हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज lt minus 2. lt minus 2 is the dimension of acceleration. And the next one is s. s is the displacement covered by any object during motion. मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है, s वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। तो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट हुई तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? l, क्योंकि एक तरह की लेंथ हुई, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? l। अब आइए चेक करते हैं इसकी करेक्टनेस। करेक्टनेस के लिए देखिए v स्क्वायर और v की डायमेंशन lt माइनस 1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसकी भी lt माइनस 1 और स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की तो डायमेंशन होगी नहीं, 2 को लिखेंगे नहीं, a की डायमेंशन देख लेते हैं lt माइनस 2 एंड s इंटू s है तो इंटू s की डायमेंशन l लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। देखिए माइनस मत कह दीजिएगा कि lt माइनस 1 स्क्वायर माइनस lt माइनस 1 स्क्वायर कैंसिल होकर 0, ऐसे डायमेंशन में नहीं होता। सब टर्म्स को अलग अलग ही रखना है। हम टर्म्स को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह की वेलोसिटी, ये एक तरह की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे 0 थोड़ी आएगा। एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे तो किसी तरह की वेलोसिटी ही तो आएगी, ठीक है। अब उसके स्क्वायर में से उसके स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो भी वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो आएगा। तो ये कैंसिल नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखिए। ये अलग अलग टर्म आपको रखने हैं। तो lt माइनस 1 का स्क्वायर माइनस lt माइनस 1 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, सॉल्विंग दिस साइड व्हाट विल वी गेट? l की पावर 1, यहाँ l की पावर 1 L2 और t माइनस 2। ओके, क्लियर है? lt माइनस 1 स्क्वायर माइनस lt माइनस 1 स्क्वायर, इधर तो वैसे ही है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें lt माइनस 1 और 2 पावर बाहर निकाल लें, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो रिजल्ट हमारा आया है, यहाँ से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जरा चेक कीजिए। क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। दोनों साइड जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, कितने टर्म्स हैं? देखिए एक टर्म ये है, माइनस से अलग हुआ दूसरा टर्म, और इक्वल के बाद जो उस साइड में है इधर एक टर्म है। चेक करिए क्या सबकी डायमेंशन सेम है? lt माइनस 1 पावर 2, lt माइनस रेज टू द पावर 2, lt माइनस 1 रेज टू द पावर 2, all the terms having same dimension, सभी की डायमेंशन सेम है, then this equation must be correct। ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे एप्लीकेशन पर। डायमेंशनल एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन है, क्या है वो? टू एस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन को एस्टेब्लिश करना होगा, या सीधा सीधा कहें कि कई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक फॉर्मूला तैयार करना होगा, फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना होगा। वही है एक रिलेशन जो कि करेक्ट हो। तो कैसे इसको हम एस्टेब्लिश करेंगे एक फॉर्मूला? जैसे कभी कभी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो किसी और दूसरी या कई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि उस पर जो डिपेंड कर रही है वो कैसे डिपेंड कर रही है? दूसरे की पावर 1 पर डिपेंड कर रही है, पावर 2 पर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, क्यूब पर डिपेंड कर रही है, या रूट पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? तो हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं कि सही फॉर्मूला हम कैसे बनाएं, कैसे निकालें हम सही फॉर्मूला। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे एक प्रैक्टिकल का एग्जांपल आपने किया होगा, या शायद आप आगे अपने प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे, लैब में जाएंगे तो वहाँ करेंगे। आपको एक सिंपल पेंडुलम दिया जाएगा। सिंपल पेंडुलम आप जानते होंगे, ये थ्रेड होती है, थ्रेड से एक बॉब को ऐसे हैंग कर दिया जाता है, सिंपल पेंडुलम है ये। अब इसको ये आपको दिया जाएगा लैब में और कहा जाएगा स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करिए।
तो आप इसको फाइंड करेंगे टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से। ये जो सिंपल पेंडुलम है इसको आप एक बार इधर लाके छोड़ देंगे तो कुछ इस तरह का मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के दौरान इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। अब ये टाइम पीरियड कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसी में से एक चीज़ ये भी है स्मॉल जी। जिस कंडीशन में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं या जिस प्लेस पर कर रहे होते हैं उस प्लेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो जी क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है स्मॉल जी। अब टाइम पीरियड तो जी पर डिपेंड करता है, ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि इसको नीचे अर्थ खींच रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगाकर इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा जिससे वो अर्थ इसको खींच रही है नीचे, इस पर तो डिपेंड करेगा ही। और साथ में यहाँ क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है? सोचिए सोचिए। एक तो देखिए ये थ्रेड है, इसकी लंबाई पर भी डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए इसकी लंबाई अगर L है, लंबाई कम या ज़्यादा करने पर क्या टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट आएगा? ये अगर हमें चेक भी करना है कि इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, मान लेते हैं कि आएगा, तो इस पर डिपेंड करेगी। तो लेंथ ऑफ थ्रेड, ये हम क्या ले लें? स्मॉल l मान लेते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है स्मॉल l पर। और क्या क्या इसमें हो सकता है? ये जो बॉब है इसका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, मास m। इसका मास अगर m है तो मास ऑफ बॉब, ये जो नीचे छोटा आपको स्फीयर दिख रहा है उसको बॉब बोलते हैं, उसका मास अगर स्मॉल m है, इस पर भी तो डिपेंड हो सकती है शायद। अब होगी कि नहीं होगी आगे हम अभी चेक करेंगे, इनके बीच में फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे तब पता चल जाएगा। और कैसे करना है आगे बस देखते रहिए। तो और क्या चीज़ें इसमें हो सकती है? बस स्मॉल जी हो गया, लेंथ हो गया, m हो गया, और कोई फिजिकल क्वांटिटीज इसमें क्या आपको मिल रही है? नहीं। तो चलिए बस इतने से देखते हैं। तो टाइम पीरियड जो होगा वो डिपेंड कर रहा है किस पर? स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ ऑफ थ्रेड की जो लेंथ है, या कहें कि सिंपल पेंडुलम की बहुत तरह एक वर्क करता है ये, तो उसकी लेंथ L, और मास ऑफ बॉब, तो इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए चेक करते हैं कि इन पर कैसे डिपेंड करता है। जरा इरेज कर दें इसको, ये तो अब आपको समझ ही में आ गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके रिलेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। देखते हैं, हमने कहा T डिपेंड करता है किस पर? G पर, L पर और M पर, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हमें बताता है कि इस पर डिपेंड कर रहा है। अब G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी कितनी पावर पर नहीं पता, मान लेंगे A पावर पर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर की या लेंथ ऑफ थ्रेड की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है? आई डोंट नो, B, ठीक है। और मास पर भी डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पर कितनी पावर पर? आई डोंट नो, इट इज C। तो हमने क्या माना कि T प्रोपोर्शनल हमें बताता है कि डिपेंड कर रहा है किस पर? G की A की पावर पर, L की B की पावर पर और M के C की पावर पर, ठीक है। इस तरह डिपेंड कर रहा है। अब इसको देखिए और अच्छा कैसे लिख सकते हैं। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, इक्वल का साइन लगा दें, तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर, इक्वल का साइन लगाने पर किसी ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कांस्टेंट हमने कह दिया K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और G की पावर A, L टू द पावर B एंड M टू द पावर C। इस तरह से आप एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, A, B, C की वैल्यू नहीं पता है, तभी तो पता चलेगा कितने पावर पर डिपेंड करना है, यही तो हमें निकालना है। तो चलिए अब हम हेल्प लेंगे यहाँ से डायमेंशन की। डायमेंशन T है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन कैपिटल T। टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है ना, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। K कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन तो कोई होगी नहीं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ये अभी के लिए। और G क्या है? G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक तरह का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? LT-2, तो इसकी पावर A। देखिए G की पावर A,
एल टू द पावर बी। एल की पावर बी अगर हम कहें तो एल एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ की पावर बी। मास, एम इज द मास ऑफ बॉम्ब, और मास की डायमेंशन अगर हम कहें कैपिटल एम, इसकी पावर सी। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, देखिए टी को हम लिख सकते हैं m0 l0 t1। इज इट क्लियर? टी को सिर्फ टी ना लिखकर mlt के फॉर्म में लिख दिया, m0 l0 t1। क्लियर है? lt माइनस 2 की पावर a, तो लिख सकते हैं l टू दी पावर a t टू दी पावर माइनस 2a, l टू दी पावर b m टू दी पावर c। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ऐसा करने में, सीधा सीधा पावर को अंदर सेंड कर दिया। तो देखिए m0 l0 t1, ये तो वैसे ही है। इधर पहले m लिखे, m c, m की पावर c, ठीक है। m के बाद l आता है, और l की पावर देखिए a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, मीन्स a प्लस b, l रेस्ट टू द पावर a प्लस b एंड t टू द पावर माइनस 2a, ये हो जाएगा। तो अब कंपेयर कर ले दोनों साइड, इधर साइड भी mlt का फॉर्म आ गया, इधर भी mlt का फॉर्म। आफ्टर कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो देखिए m की पावर 0, m की पावर c, तो c की वैल्यू 0, ठीक है। m की पावर यहाँ 0 था, m की पावर c था। जब बेस हमने m ही लिया है तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए, तो c इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले t को कंपेयर कर लेते हैं। तो t को कंपेयर अगर करें तो माइनस 2a की प्लेस पर क्या आ रहा है? 1। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन माइनस 2, मीन्स माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 किसकी वैल्यू हुई? a की। तो अब c की वैल्यू मिल गई 0 और a की वैल्यू मिल गई माइनस 1/2। अब किसकी वैल्यू बची है? b की। और b के लिए हम l वाले को कंपेयर करें, l की पावर 0, l की पावर a प्लस b, इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस a, b इज इक्वल टू, अगर a की वैल्यू माइनस हाफ तो माइनस a की वैल्यू 1/2। इस तरह से आ गई a b c तीनों की वैल्यू। तो जब सारे जो a b c हमने माना था स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू आ गई है, तब क्या करना है? लास्ट में लाके बस पुट कर देना है। इसके लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या माना था? ये t इज इक्वल टू k, रिलेशन जो था k g की पावर a, l की पावर b एंड m की पावर c, ला के सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। k g की पावर a की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ, ठीक है। l की पावर b की वैल्यू हाफ और m की पावर c की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए m की पावर 0 हमें ये बता रहा है कि ये टाइम पीरियड जो है बॉब के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पावर 0 आ गई ना, डायमेंशन 0 खत्म, ठीक है। तो m की पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है, मतलब m पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंड सिर्फ किस पर कर रहा है? l और g पर। और कैसे? t इज इक्वल टू k, इसको लिख सकते हैं पावर हाफ का मतलब रूट, और पावर माइनस हाफ नीचे जाके रूट, तुम लिख सकते हैं रूट l अपॉन g। इस तरह डिपेंड कर रहा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ थ्रेड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है जो कि ये सही है। और आप जानते भी होंगे शायद कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g। देखिए अगर किसी को ये नहीं पता होगा तो भी ये निकाल सकता है। हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू 2π होती है, ये आगे जाके पता चलेगी, ठीक है। तो ये सही रिलेशन हमारे सामने आ गया। इस तरह से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन या कहें कि उनके बीच में फॉर्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये रहा तीसरा एप्लीकेशन। अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के चौथे एप्लीकेशन के बारे में। इसका फोर्थ एप्लीकेशन है किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता करना। टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल कांस्टेंट।
अब इसको सीधा सीधा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। जैसे एक वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस इक्वेशन है। क्या कहता है? P + A/v², V - B = RT। तो ये एक वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें P क्या है? प्रेशर, प्रेशर है, V है वॉल्यूम और T है टेम्परेचर। ठीक है। और इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड आउट करनी है डायमेंशंस किसकी? A और B की। A और B जो है वो अननोन कांस्टेंट है, इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है। तो A और B की क्या डायमेंशंस होगी जो कि अननोन कांस्टेंट है? तो इनकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता था? हर एक टर्म्स, कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है और अगर करेक्ट इक्वेशन है वो, तो उसका हर एक टर्म्स की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। जैसे अभी एक लिख के दिखाया भी था कि z = ax + b, तो हर एक टर्म्स की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड। अब इसी से एक कंक्लूजन हम और निकाल सकते हैं, क्या? कि अगर सेम डायमेंशन वाली चीजें हैं तभी वो आपस में ऐड हो सकती हैं, या तभी वो आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो कोई भी दो अगर अलग अलग डायमेंशंस अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सेम डायमेंशंस वाले हैं, सेम डायमेंशन की चीज़ें अगर उसी डायमेंशन वाली चीज़ों में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, हम ऐसा तभी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लेंथ में आप क्या ऐड कर सकते हैं? लेंथ ऐड करेंगे। ठीक है। क्या लेंथ में मास ऐड कर सकते हैं? नहीं, लेंथ की डायमेंशन अलग है, मास की डायमेंशन अलग है। लेंथ में मास नहीं ऐड हो सकती, या लेंथ में टाइम नहीं ऐड हो सकता। लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, मास में किसी तरह का मास ही ऐड होगा, टाइम में किसी तरह का टाइम ही ऐड होगा। मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन वाली चीज़ें ही हो सकती हैं। अब इसी को अगर हम इसमें अप्लाई करें तो देखिए P के साथ सम हुआ है किसका? A/v² का। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल होना चाहिए किसके? डायमेंशन ऑफ A/v² के। ठीक है। अब हमें डायमेंशन ऑफ A निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ v² को इस साइड भेज दें, तो डायमेंशन ऑफ P इंटू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v² = डायमेंशन ऑफ A। ऐसा हो सकता है। क्यों लिखा है ऐसा? दोनों चीजें सम हो रही थी, इसका मतलब P की डायमेंशन और ये जो इतनी क्वांटिटी दिख रही है इसकी डायमेंशन सेम होगी। डायमेंशन ऑफ P = डायमेंशन ऑफ A/v²। तो v² की डायमेंशन हमें पता है, P की पता है, लेकिन पता है तो बाद में हम पुट करेंगे, लेकिन पहले इसको इस साइड ले आ रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ v² = डायमेंशन ऑफ A। अब पुट कर देते हैं। P मतलब प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का आपको डिफिनीशन पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशन भी आती होगी। इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml-1 t-2। ये हो गई प्रेशर की डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया से। ठीक है। इसके बाद V का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन L3, क्योंकि वॉल्यूम कैसे आता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 3 डायमेंशन लेंथ की चाहिए तो L3, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ A। ठीक है, इस तरह से आएगा डायमेंशन ऑफ A। अब देखिए ml-1 t-2 तो ऐसे ही लिखा है, या डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दें, ये L3⁴ का मतलब क्या? L6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक स्टेप मैंने इरेज करके ऐसे ही लिख दिया, एक स्टेप। तो ml-1 t-2 तो वैसे ही रहेगा और L6 आ जाएगा = डायमेंशन ऑफ A। अगला स्टेप ml-1 ये है, L6 ये है, दोनों मिलके कितना आ जाएगा? L5 दे देगा, -1 + 6 = 5। तो ml5 t-2 इट इज द डायमेंशन ऑफ A। तो A की डायमेंशन क्या आई? ml5 t-2। इस तरह से हम एक कांस्टेंट A की डायमेंशन हमने पता कर ली है।
अब जो दूसरा बचता है ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि v माइनस बी, v में से b सब्ट्रैक्ट हुआ है, और सब्ट्रैक्ट भी कब हो सकते हैं, सेम डायमेंशन वाली चीजें। इसका मतलब जो v की डायमेंशन वही b की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। और v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन L3, तो L3 क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ b। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये, दोनों ही कांस्टेंट के डायमेंशन हमने पता कर लिए हैं। तो इस तरह इजीली आप डायमेंशन जो कि अननोन क्वांटिटी की निकालनी है निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका सलूशन जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।